गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज कक्षा 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 11 आज हम पढ़ेंगे फर्म या उत्पादक का संतुलन। ठीक है ना। फर्म का संतुलन, संतुलन मतलब समझ में आता है कोई भी उत्पादन अति नहीं होना चाहिए और उस उत्पादन पर व्यय भी अति नहीं होना चाहिए, नहीं तो हर चीज लिमिट होना चाहिए, है ना। कहते नहीं है कि अति सर्वत्र वर्जते। किसी भी कार्य की जब अति हो जाती है तो वो क्या होने लगता है, लाभ की जगह हानि में परिवर्तित होने लगता है। देखिए, कीमत विश्लेषण में फर्म संतुलन की धारणा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोई फर्म हो, कोई भी उत्पादन करता हो या फैक्ट्री हो, उसमें फर्म संतुलन का विशेष महत्व है। ठीक है ना। मांग को समझने के लिए जिस प्रकार उपभोक्ता के व्यवहार को समझना आवश्यक है। कोई भी वस्तु की मांग हम तभी निर्धारित कर सकते हैं जब हमारा ग्राहक यानी उपभोक्ता उसको किस वस्तु की आवश्यकता है। जब हम उसको समझेंगे तभी तो हम डिमांड को समझ सकते हैं ना। तो मांग को समझने के लिए उपभोक्ता को समझना अति आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार हमें फर्म के लाभ में बनाए रखने के लिए उसके उत्पादक संतुलन का होना अति आवश्यक है। आगे है, ठीक उसी प्रकार पूर्ति की व्याख्या में फर्म के व्यवहार को समझना अति आवश्यक होता है। वास्तव में फर्म के संतुलन को आधार मानकर ही पूर्ति का वैज्ञानिक रीति से अध्ययन किया जाता है। मतलब जैसे एक मकान का बेस होता है, वैसे ही पूर्ति हमें कितनी करनी है, कितना स्टॉक रखना है, कितना स्टॉक नहीं रखना है, किस वस्तु का स्टॉक बढ़ाना है, किस वस्तु का स्टॉक कम करना है, ये सब हम मार्केट के अनुसार फर्म संतुलन को बनाए रखने के लिए हम उसका जब अध्ययन करेंगे तभी हम इसका निर्णय कर सकते हैं। आगे, फर्म के साम्य का अर्थ क्या है, यानी साम्य मतलब होता क्या है। हमें फर्म संतुलन इतना भी नहीं रखना कि बहुत ज्यादा कम हो जाए या इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाए। देखिए, साम्य या संतुलन का शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन की अनुपस्थिति तथा फर्म के साम्य का अर्थ है उत्पादन की आर्थिक इकाई द्वारा ऐसी स्थिति को प्राप्त करना जिसमें परिवर्तन करने की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, जिसमें बहुत कम परिवर्तन होते हैं। उस स्थिति को हमें प्राप्त करना है कि हमारा जो उत्पादन है वो स्थिर बना रहे, हमें उसमें ज्यादा उठापटक ना करना पड़े। देखिए, एक फर्म साम्य की स्थिति में तब कही जाएगी जबकि उसके उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति ना हो। साम मतलब हमारा जो व्यापार है वो संतुलित तब माना जाएगा जब हमारे उत्पादन में विशेष परिवर्तन ना करना पड़े, हमारा उत्पादन एक अच्छी स्थिति से लंबे समय तक चले। ठीक है ना। मतलब एक लाभप्रद कंडीशन में लंबे समय तक वह चलता रहे। ठीक है ना। अब आती है स्थितियां। इसका कारण यह है, यदि फर्म उत्पादन की मात्रा को परिवर्तित करके अपने लाभ को बढ़ा सकती है तो वह ऐसा अवश्य करेगी, परंतु उत्पादन के जिस स्तर पर उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो रही है उससे वह कभी हटना नहीं चाहेगी। ये तो हम भी जानते हैं, मनोवृत्ति भी है उत्पादककर्ताओं की कि वह उस प्रवृत्ति को देखते हैं, जिस प्रवृत्ति या जिस तरीके से उनके उत्पादन को लगातार लाभ हो रहा है तो वे उस रीति से हटना नहीं चाहेंगे, नहीं तो उनको क्या होगा, लाभ कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो चाहते हैं कि ये कंडीशन हमारी लंबे समय तक चलते, लॉन्ग लाइफ जिसे कहते हैं, है ना। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे द्वारा उत्पादित जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पादन की द्वारा बनी हुई वस्तुएं हैं, वो लंबे समय तक लाभप्रद तरीके से हमारी मार्केट में विक्रय होती रहे। आगे है साम्य की विशेषताएं। अब विश्लेषण एवं मान्यताएं हैं। पहली उत्पादन की है तो हम पहली पढ़ेंगे, फर्म या उत्पादक का व्यवहार विवेकपूर्ण होता है। ये सब सही बात है। फर्म या उत्पादक विवेकपूर्ण, कोई मूर्ख नहीं बना सकते आज हम किसी को भी। आज नेट का है, तुरंत ऑनलाइन उसकी रेट देख लेगा। आज आप किसी को बेवकूफ बना के किसी वस्तु में अगर ज्यादा मूल्य उससे वसूलोगे तो वो आपको पकड़ लेगा। काफी समय तक हम किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते क्योंकि वो सब कैसे हैं, विवेकपूर्ण है। फर्म या उत्पादक का व्यवहार विवेकपूर्ण होता है, अर्थात प्रत्येक फर्म अपने मौद्रिक लाभ को अधिकतम करने के लिए प्रयत्नशील रहती है। जो भी उत्पादन है, जो भी फैक्ट्री है,
वह अपने लाभ को बढ़ाने के लिए लगातार वृद्धि करती रहती है, जिससे उसके लाभ में वृद्धि होती रहे। और उसके लिए वो क्या होती है, हमेशा तत्पर रहती है, अपनी रीतियों में, अपनी मशीनों में या अपने कर्मचारियों में लगातार सुधार करती रहती है, जिससे उसका लाभ लगातार कैसा रहे, इंक्रीज होता रहे। डिक्रीज जहाँ होना शुरू हुआ वहीं वो सचेत हो जाती है। अगला है, फर्म अपनी मौद्रिक लागतों को न्यूनतम बनाने के लिए प्रयत्नशील रहती है। ये बात भी सही है। आप भी चाहोगे ना कि कोई भी वस्तु का उत्पादन है, माना कि ये डस्टर का उत्पादन किया है, तो हम ये चाहेंगे कि इस डस्टर के उत्पादन में कम लागत आए, और हम इसको, जिससे हम कम लागत आएगी तो हम विक्रय या सेल्स वैल्यू भी थोड़ी सी कम रखेंगे मार्केट से, तो क्या होगा, हमारे द्वारा उत्पादित वस्तु मार्केट में अधिक से अधिक खरीदी जाएगी। तो हर उत्पादककर्ता यह प्रयास करता है कि उसके द्वारा उत्पादित माल का ये लागत है वो कम हो, जिससे उसको अधिक से अधिक क्या हो, प्रॉफिट हो, लाभ हो। अगला है, एक फर्म द्वारा एक वस्तु का उत्पादन किया जाता है। ये सत्य बात है, जो फर्म है वह एक वस्तु का उत्पादन करती है, अन्य किसी वस्तु या अन्य किसी कंपनी की उत्पादन नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल के जैसे हीरो होंडा कंपनी है, तो हीरो होंडा कंपनी है तो हीरो होंडा के ही पार्ट्स बनाएगी, वो बजाज के पार्ट्स नहीं बनाएगी। और बजाज वाले अगर उसके पास आएगी तो वो अपने पार्ट्सों को विशेष बताएगी, जो उसकी, जैसे हमने हीरो होंडा कंपनी ले ली तो हम अपनी कंपनी में हीरो होंडा के पार्ट्स बनाएंगे तो उनको बेस्ट बताएंगे बजाज की अपेक्षा। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारी कंपनी के द्वारा बना हुआ प्रोडक्ट या बनी हुई मशीनें बजाज की मशीनें अच्छी हैं। हम हमेशा यही कहेंगे कि जो हमारी कंपनी उत्पादित करती हैं वो उत्पादन में किए हुए पार्ट्स बजाज की अपेक्षा अच्छे होते हैं। आपने मोबाइलों में देखा होगा, हजारों प्रकार की कंपनियों के मोबाइल आते हैं, वीवो है, सैमसंग है, वगैरह वगैरह है। तो सैमसंग कंपनी, सैमसंग का जो उत्पादन करता जो फैक्ट्री होगी उसमें सैमसंग के पार्ट्स ही बनाए जाते होंगे, अन्य मोबाइलों के पार्ट्स उसमें नहीं बनाए जाते। और आप उसके बारे में अगर जानकारी लेने जाओगे तो वो सैमसंग के संबंधित पार्ट्सों की जानकारी ही देंगे आपको, अन्य कंपनी के पार्ट्सों की जानकारी के बारे में वो आपको नहीं बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनियां हैं तो वो रिलायंस के बारे में ही बताएंगी, और एयरटेल कंपनी है तो एयरटेल के बारे में, एयरटेल का बहुत अच्छा कवरेज है, एयरटेल का बहुत अच्छी बैकअप है, बहुत अच्छी नेटवर्क आते हैं, डाटा अच्छा चलता है उसका, 4G भी बहुत अच्छा चलता है जियो की अपेक्षा। अगर हम जियो की बात करेंगे तो वो जियो पे ही बताएंगे, आपको आइडिया के बारे में नहीं बताएंगे। तो ये बात समझ में आई ना, कंपनी एक ही वस्तु का उत्पादन करती है। अगला है, उत्पादन के प्रत्येक साधन की पूर्ति पूर्णतः लोचदार है। उत्पादन के साधन लोचदार यानी फ्लेक्सिबिलिटी, उनको हम कम बढ़ कर सकते हैं, उत्पादन रोक सकते हैं इससे कम उत्पादन हो, उत्पादन को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। प्रत्येक उत्पादन के साधन की कीमत स्थिर होती है, पर जो साधन है, वो जो साधनों की जो कीमत है वो स्थिर रहती है, वो बार बार परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है ना। आगे है, समान कार्य कुशलता वाली होती है। अब आती है फर्म के साम की दो रीतियां होती हैं, है ना। फर्म के साम की दो रीतियां, पहली है कुल आगम तथा कुल लागत वक्रों की रीतियां, दूसरा है सीमांत आगम तथा सीमांत लागत वक्रों की रीतियां। आगे हम दोनों रीतियों पर चर्चा करेंगे। पहली रीति है कुल आगम तथा कुल लागत वक्रों की रीतियां। हम जानते हैं फर्म उस समय साम मतलब संतुलन, एक लाभ की कंडीशन, इस साम में क्या रहता है, जैसे मान लो आपको मैंने बताया इन दोनों का मिडल है, ये दोनों चौक हैं, इसका मैंने बताया कि सेंटर पॉइंट कौन सा है, तो सेंटर पॉइंट मान लो ये है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर पॉइंट पे ऊपर भी बराबर है नीचे भी बराबर है, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया। इसका कहने का तात्पर्य है कि वो उत्पादन जितना भी करेगा तो उसको इस पर लागत भी कम आएगी और लाभ भी कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, लागत तो कम आएगी क्योंकि उसकी साम्य स्थिति है, उस प्रॉफिट उसको विशेष ज्यादा नहीं होगा। तो यानी इसको कहते हैं संतुलन, यानी ये क्या है, इक्वल है, जितनी लागत है उस प्रॉफिट है, यानी कर्मचारी जो फैक्ट्री का उत्पादन करता है उसको हानि नहीं होगी, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, जबकि वह अधिकतम लाभ प्राप्त कर रही है। अब उत्पादन कम है और लाभ क्या होगा,
अधिक हो रहा तो ये अच्छी कंडीशन, वो चाहेगी कि ऐसा ही मार्केट लंबे समय तक चले, जिससे वो लंबे समय तक लाभ कमा सके। अतः फर्म उत्पादन के उस स्तर का निर्धारण करेगी जहां पर उसे कुल आगम तथा कुल लागत के बीच का अंतर सर्वदा अधिक हो। कहने का तात्पर्य में आया, यानी उत्पादनकर्ता यह प्रयास करता है कि उसकी लागत हमेशा कम बनी रहे और जिससे उसको क्या है, उससे आय प्राप्त अधिक होती रहे। आगम मीन्स इनकम उसको अधिक से अधिक प्राप्त होती रहे और ये लंबे समय तक चलता रहे। ठीक है ना। नेक्स्ट है, आगे हमने ये देखा था, इसी प्रकार दूसरी रीति है सीमांत आगम तथा सीमांत लागत वक्रों की रीति। सीमांत विश्लेषण कितना उपयोगी है यह मालूम होने से पहले अर्थशास्त्र फर्म का संतुलन ज्ञात करने के लिए अब आपने देखा कि जो सीमांत आगम विश्लेषण द्वारा रीति वक्र है वह कितना उपयोगी है, यह जानने के लिए उसे पहले फर्म का संतुलन जानना पड़ेगा। संतुलन मतलब उसमें कहां तक संतुलन है ना, इक्वलिटी है। तो करने के लिए कुल आगम तथा कुल लागत रीति को प्रयोग में लाया करते थे, परंतु वर्तमान में कुल आगम तथा कुल लागत की रीति दोषपूर्ण मानी जाती है। इनमें दो कारण हैं, प्रत्येक केवल चित्र को देखकर, दूसरा है इन दोषों को दूर करने के लिए चित्र के अवलोकन मात्र से प्रति इकाई कीमत की ज्ञात करना संभव नहीं है। ये बात सत्य है कि हम चाहें कि जैसे हमारे उत्पादनकर्ता में 5 साधन होते हैं, 5 संसाधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। अब इनमें किस साधन का कितना योगदान है तो ये बताना संभव नहीं है। भाई भूमि बहुत ज्यादा उपयोगी है, अगर मान लो भूमि को हटा दिया तो हम 4 साधन हमारे में भरपूर मात्रा में है तो हम उत्पादन नहीं कर सकते। क्या आप आसमान पे लटक के करोगे क्या? अब भूमि हमारे पास बहुत ज्यादा है और साधन नहीं है तो कैसे काम करें? साधन है, श्रम करने वाला कर्मचारी नहीं है तो काम नहीं चलेगा। यानी हम प्रत्येक साधन का प्रति इकाई लागत ज्ञात करना आसान नहीं होता है, इसलिए यह रीति दोषपूर्ण मानी गई है। ठीक है। फर्म के देखिए प्रायः सीमांत आगम को बेची जाने वाली वस्तु की अंतिम इकाई के बदले में प्राप्त होने वाली मौद्रिक राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब आगे फर्म के साम्य के लिए पहली शर्त यह है कि सीमांत आगम यानी सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए, अर्थात फर्म उसी स्थिति में अधिकतम लाभ प्राप्त करेगी जब MR मतलब सीमांत आगम तथा MC मतलब सीमांत मतलब मार्जिनल कॉस्ट मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट बराबर होते हैं। इसका कारण है कि उत्पादन के एक निश्चित मात्रा जब फर्म का MR तथा MC से ज्यादा होता है, अर्थात MR ज्यादा हो MC कम हो। MC कम मतलब मिनिमम कॉस्ट क्या होगी है? हमने बताया ना, अगर लागत हमें उत्पादन करने में कम होगी, लागत कम आएगी तो उत्पादन पर लाभ हमें अधिक से अधिक प्राप्त होगा। ठीक है। और अगर लागत ज्यादा आ रही है तो उत्पादन को लाभ कम होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं फर्म के साम्य के लिए उपयुक्त शर्तें दशा बाजार को सभी स्थितियों में लागू होती हैं, चाहे वह पूर्ण प्रतियोगितापूर्ण हो और चाहे अपूर्ण प्रतियोगितापूर्ण हो। आज हमने आपको बताया फर्म या उत्पादन का संतुलन। चैप्टर 11 था, आप इसको अच्छे से रीड करते रहें और इसके नोट्स बनाते रहें। जो भी इसमें समस्या आए आप विद्यालय में आके संबंधित शिक्षक से समझ सकते हैं और आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।